वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 11 जून और 11 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैंने यहाँ पे दो QR कोड दिए हुए हैं, एक तो YouTube चैनल का है और दूसरे टेलीग्राम चैनल का है, और आप लोग इसे स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हाल ही में चर्चा में रही जोजिला सुरंग किन दो क्षेत्रों के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी? तो आंसर है कश्मीर और लद्दाख के बीच। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में हथियारों से लैस आतंकवादियों को हटाने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो आंसर है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन के अनुसार दुनिया के 50 सबसे अधिक गर्मी से प्रभावित शहरों में से किस देश के शहरों की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर है भारत। जून 2026 में तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल नामक एक पूर्णतः महिला पुलिस इकाई की शुरुआत कहां की है? तो आंसर है चेन्नई में। जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अंतर्गत सहायक निकायों का 64वां सत्र किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर है जर्मनी। और जून 2026 में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आंसर है कुमार शंकर जी। जून 2026 में भारत के प्रतिष्ठित शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है बनवारी लाल पुरोहित जी को। और जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में ऑपरेशन चुंटावाड़ी के दौरान वीरता के लिए किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसार जी को। ठीक है, और जून 2026 में मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ये जो है इसका थीम है। ठीक है, ये तो है कल का रिवीजन और हमने इसका डिटेल्ड डिस्कशन पिछले वीडियो में किया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाके इसका डिटेल्ड डिस्कशन देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4399 दिनों तक पद पर रहकर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4399 दिन पद पर रहकर जवाहरलाल नेहरू के लगातार 4398 दिनों तक सेवा करने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। और पीएम मोदी जो हैं 26 मई 2014 को ये जो हैं शपथ ग्रहण किए थे, तो लगातार तीसरी पंचवर्षीय तक ये जो हैं प्रधानमंत्री के रूप में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य की प्रसिद्ध GI टैग वाली तेजपुर लीची का पहला अंतर्राष्ट्रीय निर्यात दुबई को किया गया है? तो आंसर है असम। 7 जून 2026 को असम से 1 मीट्रिक टन GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली व्यावसायिक खेप दुबई भेजी गई है। इस निर्यात को एपिडा द्वारा सुगम बनाया गया है। तो एपिडा का क्या मतलब है? तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यह संस्था जो है 1986 में स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, और यह जो है यह संस्था केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये जो है वर्क करती है। ठीक है, और यह लीची अपने आकर्षक चमकीले लाल रंग, खास खुशबू और लाजवाब मिठास के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे बिलाती इलायची और शाही इसकी प्रमुख स्थानीय किस्में हैं। ठीक है,
इस वैश्विक बाजार पहुंच के कारण स्थानीय उत्पादों और किसानों को घरेलू बाजार दरों की तुलना में लगभग 10% अधिक कीमत प्राप्त हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के भूमि बंदरगाहों पर माल यात्रियों और वाहनों के प्रबंधन को डिजिटल और सुगम बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है विनिमय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जून 2026 को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय का उद्घाटन किया। यह सरकार की व्यापक स्मार्ट बॉर्डर पहल का एक प्रमुख हिस्सा है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एक ही इंटरफेस पर माल यानी कार्गो, वाहनों और यात्रियों की आवाजाही को एकीकृत करना है। इससे कागजी कार्यवाही में लगभग 90% और ट्रकों के प्रतीक्षा समय में 40% से 60% तक की कमी आएगी। ठीक है, यह प्रणाली कस्टम, बीएसएफ, विदेश व्यापार महानिदेशालय और आइस गेट जैसी प्रमुख एजेंसियों के बीच रियल टाइम डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। पिछले 12 वर्षों में भारत के भूमि बंदरगाहों से होने वाले व्यापार में 16 गुना वृद्धि हुई है, यानी 2014 के 5,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026 में 83,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में केरल सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है प्रियदर्शनी योजना। ठीक है, इसका आंसर है प्रियदर्शनी योजना। केरल मंत्रिमंडल ने 10 जून 2026 को प्रियदर्शनी योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 15 जून 2026 से पूरे केरल में लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत बिना किसी आयु या आय सीमा के सभी वर्ग की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा और शुरुआती चरण में यह सुविधा केवल केरल राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC यानी केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की साधारण यानी ऑर्डिनरी बसों में मिलेगी और यह योजना पहले 100 दिनों के लिए प्रायोगिक यानी ट्रायल आधार पर चलाई जाएगी और सफलता के बाद इसका विस्तार तेज और सुपरफास्ट बसों में भी किया जा सकता है। इस योजना से KSRTC को हर महीने लगभग 60 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसकी पूरी भरपाई राज्य सरकार करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस यूरोपीय देश की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं? तो इसका आंसर है स्लोवाकिया की यात्रा पर ये जो है जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जून 2026 से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। वर्ष 1993 में स्लोवाकिया के आज़ाद होने के बाद से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली स्लोवाकिया यात्रा है। वे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। फ्रांस के नीस शहर में दोनों नेता मिलकर भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। ठीक है, अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा वे पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कार्यक्रम वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ठीक है, तो वीवा टेक क्या है? वीवा टेक जो है यह यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है जो पेरिस में आयोजित होगा। तो ये पेरिस में आयोजित होगा। ये जो है 52वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2026 तक एवियन लैस बेंस फ्रांस में हो रहा है। यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो प्रमुख वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा पर चर्चा का केंद्र है। ठीक है, और इसमें कुल 7 उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश सदस्य हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी,
और इटली, उसके बाद जापान, फिर यूके यूनाइटेड किंगडम और यूएस। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन और यूएस का मतलब है अमेरिका। ये 7 कंट्री जो हैं इसके सदस्य हैं। ठीक है, इसमें लेकिन जो गैर सदस्य देश हैं उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें इंडिया को भी आमंत्रण मिला है। ठीक है, जिसमें इंडिया भी आमंत्रित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी के अंदर सबसे ऊंचे मानव स्टैग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, 3 मई 2026 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पर पानी के अंदर 22.3 मीटर ऊंचा मानव स्टैग बनाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। मानव स्टैग का मतलब है कि मनुष्यों द्वारा पानी के अंदर बनाया गया एक पिलर जैसा ढांचा। ठीक है, तो उसे मानव स्टैग कहा जाता है, जो 22.3 मीटर ऊंचा था। स्वराज द्वीप को जान लेते हैं कि स्वराज द्वीप को पहले हैवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था, जो स्कूबा डाइविंग के लिए प्रसिद्ध है। इस रिकॉर्ड को बनाने में 14 स्कूबा गोताखोरों ने हिस्सा लिया, जो पानी के अंदर लगातार 3 मिनट तक स्थिर रहे। यह इस द्वीप का लगातार दूसरा विश्व रिकॉर्ड था। इससे ठीक एक दिन पहले 2 मई 2026 को यहां पानी के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड भी बना था। ठीक है, तो ये 2 रिकॉर्ड यहां पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में बान जलवायु बैठक के दौरान COP31 की सह अध्यक्षता जो कि तुर्की और ऑस्ट्रेलिया कर रही है, ने वर्ष 2035 तक अंतिम ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का वैश्विक लक्ष्य प्रस्तावित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35%। और साथ ही जान लेते हैं COP31 क्या है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र का 31वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जो 9 नवंबर से 20 नवंबर तक अंताल्या तुर्की में आयोजित होने जा रहा है। इसमें तुर्की मेजबान देश है और ऑस्ट्रेलिया वार्ता का अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, 35x35 का लक्ष्य क्या है? तो इसका मतलब है कि इस प्रस्ताव का सीधा मतलब है कि वर्ष 2035 तक दुनिया भर के उद्योगों, परिवहन और भवनों में इस्तेमाल होने वाली कुल ऊर्जा यानी अंतिम ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 35% किया जाए। वर्तमान में यह हिस्सेदारी लगभग 23% है। 35x35 का मतलब है कि 2035 तक 35% बढ़ाना। ठीक है, इस लक्ष्य की घोषणा वान जलवायु बैठक के दौरान COP31 के नामित अध्यक्ष मूरत कुरूम, जो कि तुर्की और ऑस्ट्रेलिया के मुख्य वार्ताकार क्रिस बोवेन ने संयुक्त रूप से की है। यह पहल जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, कोयला आदि पर निर्भरता घटाकर स्वच्छ बिजली अपनाने यानी विद्युतीकरण पर जोर देती है, जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इस कार्य एजेंडा में वर्ष 2035 तक वैश्विक कचरे यानी ग्लोबल वेस्ट में होने वाली वृद्धि को आधा करने और भवनों में ऊर्जा खपत को 25% तक कम करने का लक्ष्य भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई छात्रा एंजेलिना अरोरा द्वारा झींगे के छिलकों और रेशम से विकसित किया गया बायोप्लास्टिक लगभग कितने दिनों में पूरी तरह से नष्ट यानी विघटित हो जाता है? तो इसका आंसर है 33 दिनों में। एंजेलिना अरोरा ने झींगे के फेंके गए छिलकों और रेशम के कोकून का उपयोग करके एक नया बायोप्लास्टिक बनाया है। यह पारंपरिक पेट्रोलियम प्लास्टिक का एक बेहतरीन विकल्प है। ठीक है, यह प्लास्टिक पारदर्शी, मजबूत और सस्ता है, जो मिट्टी में केवल 33 दिन में पूरी तरह गल जाता है। गलने के दौरान यह मिट्टी में नाइट्रोजन छोड़ता है और जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। इसे बनाने में झींगे के कवच से निकाला गया चिटिन व चिटोसन और रेशम से मिलने वाला फाइब्रोइन प्रोटीन मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है।
चिटिन क्या है? तो यह एक प्राकृतिक बहुलक यानी पॉलीसेकेराइड है जो केकड़े, झींगे जैसे क्रस्टेशियन जीवों के बाहरी कवच और कवक यानी फंगी की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। इस नवाचार के लिए एंजेलिना को ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा यंग कंजर्वेशनिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यंग कंजर्वेशनिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैपलिंग यानी साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ डायलॉग 2026 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो है अहमदाबाद, गुजरात में हुआ है। 2026 के सैपलिंग यानी दक्षिण एशियाई नीति नेतृत्व, बेहतर पोषण और विकास के लिए संवाद का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 9-10 जून 2026 को अहमदाबाद, गुजरात में किया है। और यह संवाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और विश्व बैंक समूह के नेतृत्व वाली सैपलिंग पहल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में खाद्य प्रसंस्करण आधारित रोजगार सृजन, सतत विकास, खाद्य सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीतापुर। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना लगभग 850 एकड़ खाली रक्षा भूमि पर विकसित की जाएगी और भारत में रक्षा भूमि पर पहली बड़े पैमाने की सौर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और खाली रक्षा भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस परियोजना से रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होने और बिजली खरीद लागत में कमी आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू की है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कल का क्वेश्चन जो हमने कल वीडियो में दिया था। इसका आंसर कई लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में दिया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2026 जीता है? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर ज़वेरेव। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने फ्रेंच ओपन 2026 जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। रोलैंड गैरोस में खेले गए फाइनल में उन्होंने फ्लेवियो कोबोली को 5 सेटों के मुकाबले में हराया। इस जीत के साथ ही यूएस ओपन 2020, फ्रेंच ओपन 2024 और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में उपविजेता रहने के बाद उनका लंबा इंतजार खत्म हुआ। वे 1937 में हेनर हेनकेल के बाद फ्रेंच ओपन जीतने वाले पहले जर्मन पुरुष बने हैं। साथ ही वे 1996 में बोरिस बेकर की ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत के बाद ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले जर्मन पुरुष भी हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।